हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और सरकारी नौकरी पर। रिवीजन की इस सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान का अपवाह तंत्र। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हम जो है RSM SSB के PYQ के शॉर्ट नोट से जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये कोई थ्योरी की क्लास नहीं है। इसमें सिंपली आप जो है वो फैक्ट देखते हो जो RSM SSB बोर्ड ने पूछे हैं। एक स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया था पिछले किसी क्लास में कि क्या आपने सारे ही एग्ज़ाम को जो है कवर किया है, मतलब जो RSM SSB बोर्ड करवा रही है, कंडक्ट करवा रही है, सारे ही एग्ज़ाम को कवर किया है। मैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, जब से RSM SSB ने इस बोर्ड ने पेपर जो है कंडक्ट करवाना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है, तब से लगाकर आज दिन तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बस पिछले के 2-3 महीने को छोड़कर, जैसे कि पटवार एग्ज़ाम हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, अभी 2-3 महीने में जो पेपर हुए हैं उनको जो है मैंने अभी नहीं किया, क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों में। ऐसे नहीं है कि हम ये ले लो वे लो, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो आप खुद इस बोर्ड की साइट पर जाके देखना कितने पेपर हैं और उनमें से अलग अलग तरीके से छांटना बहुत मुश्किल काम है। तो 2-3 महीने के पीछे के या फिर 3 महीने 4 महीने ये अभी जो पेपर हुए हैं वो शामिल नहीं है। बाकी जब से शुरू हुई है ये बोर्ड पेपर करवाना, तब से लगाकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं मैंने सारे के सारे इसमें शामिल किए हैं। जो नए फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी। होता क्या है, जो नए अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं वो तो आप कोई सी भी बुक खरीदोगे मार्केट में तो उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप कोई PYQ की बुक लेकर आओगे तो उसमें अभी के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो उसमें डेफिनेटली मेंशन होंगे, लेकिन जो बहुत पुराने होते हैं वो नहीं मिलेंगे। और मैंने जो है स्पेशली RSM SSB बोर्ड को ही टारगेट किया है, तो मैंने शुरू से 0 से लगाकर अब तक के सारे फैक्ट इसमें शामिल किए हैं। आप भरोसा कर सकते हैं, एक सिंगल जो है फैक्ट भी मैंने नहीं छोड़ा है। हाँ, जो बिल्कुल सिमिलर लाइन है, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसको मैंने रिपीट नहीं किया है। बाकी अगर हल्का सा भी बोर्ड ने घुमाया है तो मैंने उसको लिखा है, ताकि मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है ताकि आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, ये समझें कि बोर्ड जो है किस तरीके से जो है PYQ पूछ रही है। एक ही PYQ को 2 से 3 बार रिपीट कर रही है, एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट कर रही है, उसको आंसर से क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन से आंसर बना के, या फिर उसमें हल्का फुल्का कुछ ऐड करके, बस इसका यही पैटर्न है। इसलिए मैंने सारी की बड़ी लाइनें भी एज इट इज लिखी हैं। शॉर्ट नोट्स आप खुद बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है। हाँ, अब हम इनको 1 लाइनर भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इनको शॉर्ट नोट्स ही बोलती हूँ, क्योंकि इनसे खुद आप शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हो। अगर मुझे ही पढ़ने होते तो मैं इनमें हर लाइन में से मैं 2-3 शब्द ही लिखती, 4-5 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मुझे आपको बताने हैं, मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए, और मुझे बताना है कि पैटर्न क्या है। अगर मुझे खुद ही सेल्फ रिवाइज करना होता तो मैं लिटरली इसमें जो है 2-3 हर एक लाइन से 2-3 शब्द लिखती। तो बिना जो है टाइम वेस्ट किए हम जो है शुरू कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने चंबल नदी, बनास नदी, ये नदियाँ पढ़ी। आपने खुद ने देखा, खुद ने ऑब्जर्व किया कि चंबल नदी से जो है सबसे ज़्यादा जो है फैक्ट RSM SSB ने पूछे हैं। आज जो है हम देख लेते हैं कालीसिंध नदी, ये भी चंबल की सहायक नदी है। इसमें से जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछे हैं, बस 2 ही फैक्ट पूछे हैं और ये 2 ही रिपीट हुए हैं। इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। स्पेशली RSM SSB बोर्ड की बात कर रही हूँ, RPSC ने तो पूछे होंगे, लेकिन RSM SSB बोर्ड ने सिर्फ 2 ही फैक्ट पूछे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से पूछे हैं। राजस्थान के किस जिले में कालीसिंध जो है चंबल से मिलती है? कालीसिंध चंबल से मिलती है, तो वो जो जिला है वो है कोटा। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो इस स्थान को भी याद रखेगा। कोटा में तो कालीसिंध नदी चंबल में मिलती है, लेकिन अगर एग्जामिनर भी इसका भी पैटर्न यही रहता है, वो एक स्टेप इसी में एक स्टेप आगे बढ़ाता है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, इन चीज़ों को स्मार्टली लेके चलना है कि अगर जिला पूछ लिया तो कौन सी जगह है जहाँ पर से जो है कालीसिंध नदी चंबल में मिलती है। आपका टॉपिक कंप्लीट है। ज्योग्राफी तो बच्चे शुरुआती यहीं से करते हैं, तो अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी जगह है जहाँ से जो है कालीसिंध नदी जो है चंबल में मिलती है। नेक्स्ट है परवन, निवाज और आहू किसकी जो है सहायक नदियाँ हैं?
बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही फैक्ट मैंने काली सिंध नदी से जितने भी फैक्ट देखे ना, वैसे तो RSMSSB ने तो यही पूछे हैं, लेकिन अगर इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन बनता है तो इन तीनों से ही बनता है। या फिर ये बनता है कि आहू और काली सिंध के संगम स्थल पर कौन सा जो है दुर्ग बना हुआ है। ये हम जो किले वाले क्वेश्चन है वो मैंने इनको 4-5 फैक्ट को अलग से मेंशन किया है, वो भी हम पढ़ेंगे। इन्हीं 3 में से जो है बन जाता है, या फिर इन 3 में से 2 या 1 तो 100% जो है क्वेश्चन बनता है तो उसमें मेंशन होता ही होता है। तो परवन, निवाज या निमाज भी लिखा हुआ आ जाता है कहीं कहीं। और आहू जो है वो काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं, जब चंबल की सहायक नदियाँ नहीं हैं, ये काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं तीनों की तीनों, और काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। अब इसके अलावा जो छोटी मोटी नदियाँ हैं, मेन नदियाँ हमने पढ़ ली, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। घग्गर नदी पर आपको ऊपर ही ध्यान देना है। आप खुद देख सकते हो 4-5-7 फैक्ट ही बने। बनास नदी में से भी 7-8 फैक्ट ही पूछे, इतने ज़्यादा नहीं पूछे। ये बाणगंगा नदी इसमें से भी बहुत कम बने। सिर्फ माही नदी और चंबल नदी, ये 2 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे फर्स्ट में जो हमने पहली क्लास में जो हमने ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागरी अफवाह, वो जो पढ़े आंतरिक अफवाह, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरी नदियों में चंबल और माही, इनको आपको डिटेल से पढ़ना है। बाकी आप ऊपर से पढ़ सकते हो, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब जो छोटी मोटी नदियों से कौन कौन से फैक्ट बने वो देख लेते हैं। रूपारेल नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी, अलवर से होता है। सिर्फ और सिर्फ उदयनाथ ही ऑप्शन में दे रखा था, इसलिए मैंने एज इट इज़ लैंग्वेज लिखी। मैंने एक सिंगल वर्ड भी अपनी तरफ से, तो इन नोट्स में मैंने अपनी तरफ से एक वर्ड भी शामिल नहीं किया है। रूपारेल नदी का उद्गम जो है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी, अलवर जिले से होता है। राजस्थान से निकलने के बाद साबी नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक फैक्ट है। साबी नदी जो है राजस्थान से निकलने के बाद हरियाणा में जो है प्रवेश करती हैं, इम्पोर्टेंट है। डाई नदी का संबंध जो है किस निम्नलिखित में से किस जिले से है? तो डाई नदी का संबंध जो है वो अजमेर जिले से है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस तरह से एक स्पेसिफिक अगर जिला पूछता है ना तो उसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें सबसे बेटर यह है कि जो पूछ चुके हैं वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। फर्स्ट क्लास में भी शायद जिलों से रिलेटेड फैक्ट थे। तो डाई नदी का संबंध जो है वो अजमेर से है। नेक्स्ट है कोठारी नदी का उद्गम स्रोत जो है कौन सा है? कोठारी नदी का उद्गम स्रोत जो है वो दिवेर की पहाड़ी से दिवेर की पहाड़ी जो है वो राजसमंद के अंदर स्थित है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित देश गांव की पहाड़ियों से होता है। यानी कि खारी नदी का उद्गम जो राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित विजराल की पहाड़ियों से होता है। ये जो खारी नदी उसकी बात हो रही है जो बनास की सहायक नदी है। खारी नदियाँ जो है हम 2-3 खारी नदियाँ पढ़ते हैं। तो ये जो बात हो रही है ये बता रहा है कि राजसमंद जिले से, तो राजसमंद जिले से जो नदी निकलती है वो तो बनास की सहायक नदी है, और ये जो है बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम जो है गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है? किस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है? तो जो बेरच नदी है उसका उद्गम जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट है बेरच नदी के संबंध में सही नहीं है। देखो ये एक जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है RSMSSB ने बेरच नदी से ही पूछ लिया है। इसमें से एक तो जो पूछा हुआ है वही डाला है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको जो बोर्ड पूछ चुकी है वो फैक्ट तो आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन बनता है तो उसमें 1 या 2 फैक्ट तो जो पूछे हुए हैं वही मिलेंगे आपको। यह जो है गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती हैं। यहाँ जो है गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती हैं, यानी कि गंगा नदी बेसिन की मतलब कि बंगाल के खाड़ी प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। गंभीरी और ओराई जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ गुलापुरा यानी कि बिलवाड़ा के निकट बनास में मिलती हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि ये जो है गुलापुरा बिलवाड़ा के निकट बनास में नहीं मिलती। बेरच नदी जो है बनास नदी के साथ मिलकर जो है त्रिवेणी संगम बनाती है, और वो त्रिवेणी संगम बिगोद भिलवाड़ा के अंदर बनाती है, न कि गुलापुरा भिलवाड़ा के अंदर। और बेरच नदी की सहायक नदियाँ गंभीरी और ओराई हैं। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बन जाए। गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, यानी कि ये जो है बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। अब हमने जो सेकंड क्लास जो पढ़ी थी उसमें भी ये फैक्ट आए थे। यह गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, ये तो पहले ही पूछ चुकी है।
नेक्स्ट है, कौन सी नदी जो है राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? बहुत ही यूनिक फैक्ट है, पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। वैसे ये फैक्ट जो है वो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश उसमें भी हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वी मैदान की बात हो रही है। तो इसमें जो है काकनी, मोरेल नदी, बाणगंगा नदी और ढूंढ नदी, चारों के चारों मैंने ऑप्शन लिखे हैं। इसमें से जो है कौन सी नदी पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती, वो है काकनी नदी। राजस्थान के डैश जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। यह फैक्ट हमने कल भी पढ़ा था। बाणगंगा नदी बेसिन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत भाग जो है वो भरतपुर जिले के अंदर है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस तरह के फैक्ट जो है तभी सही होते हैं जब आप नदियाँ जो जहाँ से निकलती हैं या फिर जो मेन उसका जो है बेसिन होता है वो अगर आप मैप पर ड्रॉ करें तो उससे उसकी लोकेशन बहुत अच्छे से पता चल जाती है। इससे कभी कोई सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है तो। इस तरीके से सिर्फ सिंगल क्वेश्चन ही बनाए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनाए। नेक्स्ट है साबरमती नदी। ये जो छोटी मोटी नदियाँ हैं सिर्फ इतने ही फैक्ट बने हैं, रूपारेल नदी, डाई नदी, कोठाई नदी, खारी नदी और बेड़स नदी। इनके अलावा और कोई सी भी नदी नहीं पूछी है अभी तक RSM SSB बोर्ड ने। और ये काकनी नदी, मतलब बस ये थोड़े से ही फैक्ट बने हैं, इससे ज़्यादा नहीं बने। अब देख लेते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी से भी कम ही फैक्ट पूछे हैं, लेकिन जो पूछे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साबरमती नदी का उद्गम जो है वो होता है, या फिर साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो है वो उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से होता है। सेम एज इट इज ऑप्शन बने थे, उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से होता है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ये बने कि उदयपुर की पश्चिमी पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है, पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है। आपको दोनों ही तरीके से रेडी रहना है। साबरमती नदी जो है वो उदयपुर से निकलती है। फर्स्ट थिंग अगर डीपली पूछेगा तो उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो राजस्थान में है? साबरमती, भराली, तुंगभद्रा, गोदावरी। तो इनमें से जो है जो राजस्थान में है वो है साबरमती। नाम से ही पता चल रहा है इस तरह की कोई भी नदियाँ जो है हमारे राजस्थान में बहती नहीं है। होता क्या है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो चलो साबरमती तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जगह अगर कोई, जैसे कि कल हमने पढ़ी थी सावन नदी, इस तरीके से कोई ऐसी नदियाँ डाल देते हैं जो हमने नहीं पढ़ी होती है, तो हम सोच लेते हैं कि यार इनमें ये वाली नदियाँ होगी, हम तुक्का लगा देते हैं और ऐसे में तुक्का हमेशा ही गलत बैठता है। तो साबरमती नदी जो है वो राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट है वाकल, वेत्रक या फिर वत्रक, वैसे वेत्रक है, इसको सही कर लेना। मेशवा और हतमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये चारों की चारों नदियाँ जो हैं वो साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर साबरमती की सहायक नदियों से क्वेश्चन बनता है तो मैं 100% श्योर हूँ कि इन चार नदियों में से तो एक तो ऑप्शन में होगा ही होगा अगर क्वेश्चन बनता है तो। क्यों? क्योंकि चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। अगर मान लो इनमें से दो नदियों से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई दो होगी। अगर तीन से बनता है तो इन्हीं तीन में से होगी। अगर सिंगल सहायक नदी से क्वेश्चन बनता है तो भी वो इसी चारों में से कोई ना कोई होगी। आप पहले के जो PYQ हैं अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट है वाकल, मेशवा और हतमती। आप खुद देख सकते हो 3 सहायक नदियाँ पूछी है और तीनों की तीनों इसी में से हैं। तो वाकल, मेशवा और हतमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? मेशवा या मेशवा इस तरीके से लिखा हुआ सकता है, कोई फ़र्क नहीं है। ये जो है साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। बस साबरमती नदी से जो हैं 4 फैक्ट ही पूछे हैं, इसलिए मैं बोल रही थी इतना वो नहीं है। लेकिन सहायक नदियाँ जो पूछ चुकी है RSM से भी वो आपको 100% याद होनी चाहिए। इसके अलावा उद्गम ये तो सारी नदियों के याद रखनी है। सहायक नदियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन सी याद रखनी है वो जो है हमें PYQ ही बताते हैं। नेक्स्ट है जो छोटे मोटे PYQ जो बने हैं वो देख लेते हैं। भीमलत जलप्रपात जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो भीमलत जलप्रपात जो है वो मांगली नदी पर स्थित है। मांगली नदी पर स्थित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भीमलत जलप्रपात जो है वो कौन से जिले में स्थित है। नदी तो ये है मांगली नदी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसी से क्वेश्चन बना दे कि मांगली नदी पर जो भीमलत जलप्रपात बना हुआ है वो किस जिले में स्थित है। तो वो जो है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है?
तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। हम इस अपवाद तंत्र के बाद बांध जो है उसकी एक क्लास आएगी। जितने भी बांध अभी तक RSMSSB ने पूछे हैं जलप्रपात वगैरह, वो सारे के सारे एक पेज में करके मैं दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी, मतलब यूनिक क्लास है। कोई अगर ऐसे सेलेक्टिव मैटर रहता है, जैसे बुक में तो सारे ही बांध वगैरह होते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैटर जो स्पेशली बोर्ड में वहाँ जब से शुरू हुए हैं पेपर तब से लगाकर अभी तक जितने भी पूछे हैं वो अगर एक ही जगह दे दें तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। आप खुद उस क्लास को देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसमें जो है आप बांधों में अगर आप देखोगे तो नदी देके बांध का नाम पूछा है, बांध देके नदी का नाम पूछा है बस, और उन्हीं को अंदर से डीपली जाके पूछ रहे हैं, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो सेम इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। जैसे कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना वो चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, वो चूलिया जलप्रपात बना है। बस उसका इस बोर्ड का पैटर्न यही है अधिकतर। तो नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है। चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यही मैं इस भीमलत जलप्रपात के बारे में बोल रही थी कि अगर ये जलप्रपात जो है वो नदी से पूछा है तो हो सकता है ये पूछ ले कि वो कौन से जिले में स्थित है। तो आपको इस तरीके से पहले से ही प्रिपेयर होना है। और ये आप खुद देख सकते हैं चंबल नदी के बारे में जैसे ये क्वेश्चन बना और ये पता नहीं कितनी बार बना ये क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों फैक्ट रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है, अब जो है हम जो किलों वाले क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, वो देख लेते हैं कि कौन कौन से किले इम्पोर्टेंट हैं, किन किन नदियों के संगम पर बने हैं वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक फैक्ट है। सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। इस दाहिने बाहिने इस तरीके के 3 से 4 फैक्ट जो है इस क्लास में आपने अभी तक की जितनी क्लासें हुई है अपवाद तंत्र की उसमें आपने देखा होगा। उन चारों ही फैक्ट को 3 से 4 फैक्ट हैं या फिर 3 फैक्ट हैं, उनको एक जगह ही करके हर हाल में याद रखना है। क्योंकि अभी तक लेटेस्ट अगर पैटर्न देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ताकि बच्चा भले कितनी बार पढ़े पर वो भूल जाए। तो सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। दाहिने बाहिने में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो सुकड़ी नदी के जो दाहिने किनारे पर बना हुआ है वो किला है जालोर का किला। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये बन सकता है कि जालोर का किला किस नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है या सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है, या फिर हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए कि सुकड़ी नदी के किस ओर जो है जालोर का किला बना हुआ है। कोई भरोसा नहीं है। इन्हीं फैक्ट को घुमा के हल्का सा ऊपर नीचे कुछ चीज़ें ऐड करके जो है फैक्ट नए बन जाते हैं, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है। तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो कौन से जो है पठार पर बना हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा किला जो है वो बारां शहर के पास परवन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा किला बारां शहर के पास परवन नदी के तट पर स्थित है। तो शेरगढ़ किला जो है वो परवन नदी के तट पर बना हुआ है। अगर आपने वो जो वन्यजीव अभ्यारण्य वाली क्लास आपने देखी है तो उसमें भी ये फैक्ट था कि जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस नदी के किनारे था, वो परवन नदी के किनारे। किस जिले में स्थित है, तो वो बारां जिले में स्थित है। इसी में 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं और तीनों के तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। किले से भी बन चुका है, वन्यजीव अभ्यारण्य से भी बन चुका है, नदी से भी बन चुका है, किस जिले में स्थित है, इस तरीके से भी बन चुका है। 4 से 5 तरीके से इस फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं और सब तरीके से पूछे हुए हैं RSMSSB बोर्ड ने। नेक्स्ट है नदियाँ जो गागरोन के किले के पास से बहती है। तो गागरोन का यानी कि गागरोन का किला जो है वो किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो आहू और काली सिंध जो है इनके संगम पर जो है वो गागरोन किला बना हुआ है। हमने काली सिंध नदी पढ़ी, उसमें भी मैंने बताया था। नेक्स्ट है बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। कौन सी नदी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं है। मैंने पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखी है ताकि आप दूसरे जो त्रिवेणी संगम पढ़े उनको बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि कौन सी नहीं है शामिल। तो इसके तहत आपको तीनों की तीनों नदियाँ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सिर्फ अधिकतर क्या होता है कि जो त्रिवेणी संगम किस जगह पर बने हुए हैं वो याद रहते हैं, लेकिन कौन कौन सी नदियाँ ये बहुत कम याद रहते हैं। बेणेश्वर तो बहुत ही पॉपुलर त्रिवेणी संगम है, तो ये तो 99% बच्चों को याद रहता ही रहता है। तो बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है।
माही, सोम और जाखम। तो ऑप्शन में तीनों ही थे और इसके अलावा एक ये था, तो यानी कि ये बनास नदी जो है इसके अंदर शामिल नहीं है, इसलिए मैंने तीनों ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि ये तो सबको पता है। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण डैश नदियों के साथ करती है, वो का वही क्वेश्चन है लेकिन बस पूछने का तरीका अलग है, इसलिए मैंने तीनों के इसको वापस से लिखा है। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण जो है नदियों के साथ करती है, बेड़च और मेनाल। यानी कि जो बनास नदी जो त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, बेड़च और मेनाल, ये अभी हमने पिछले इसी क्लास में फर्स्ट में मैंने बताया था कि बनास नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। जो बेड़च नदी से जो बड़े स्टेटमेंट वाले 4 क्वेश्चन 4 फैक्ट पूछे एक ही साथ पूछे थे, उसमें मैंने कहा था कि जो है बनास नदी जो है त्रिवेणी संगम बनाती है बिगोद भिलवाड़ा के अंदर बेड़च नदी और मेनाल नदी के साथ। नेक्स्ट है वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, तो वो जिला कौन सा है? वो है डूंगरपुर। इस फैक्ट का मतलब ये है कि आपको कोई नदी नहीं देगा, कोई नदी, सिर्फ आपको जो त्रिवेणी संगम जिस जिले में बने हुए हैं आपको स्पेशली उनका ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं देगा। डूंगरपुर के अलावा ऐसे जिले ऑप्शन में थे जहाँ कोई भी त्रिवेणी संगम नहीं है। इस तरीके से आपको सोच के आंसर करना है। तो डूंगरपुर में जो है तीनों नदियों का संगम होता है, माही, सोम, जाखम, बेणेश्वर धाम। तो डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बना हुआ है, भिलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बना हुआ है, इस तरीके से टॉप में बना हुआ है। तो आपको जो जहाँ जिन जिलों में बना हुआ है 4-5 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है कथन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन वाले क्वेश्चन सिर्फ 2 ही बने हैं। RSM-SSB बोर्ड ने अभी तक कथन और कारण इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनाए नदियों वाले टॉपिक से। देख लेते हैं कौन कौन से। कथन फर्स्ट, भारत की एकमात्र खारी नदी लूनी राजस्थान में थार रेगिस्तान से होकर बहती है। भारत की जो एकमात्र खारी नदी है लूनी, क्योंकि लूनी को आधी खारी और आधी मीठी नदी बोलते हैं, तो ये इसी को जो है इसी लूनी नदी के बारे में बोल रखा है कि खारी नदी लूनी ये जो है राजस्थान में थार मरुस्थल से होकर बहती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, थार रेगिस्तान से होकर बहती है। कथन सेकंड जो है वो है लूनी नदी जो है गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में ही जाकर मिलती है। जो फर्स्ट वाली क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको कहा था कि लूनी नदी, माही नदी ये स्पेशली कच्छ के रण में जाती है या फिर खंभात के रण में जाती है। अरब सागरीय अपवाह के 2 भाग हैं, खंभात की खाड़ी और कच्छ का रण। कौन कौन सी नदियाँ किस किस में जाती हैं आपको स्पेशली पता होना चाहिए। तो इसमें जो है ये भी स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना वो बना कथन ए, कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन था। कथन ए जो है वो है चंबल नदी जो है राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बार पूछ चुकी है RSM-SSB। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उपनाम से बना है और ये इस पर पूरी लाइन देकर पूछी है। कारण आर दे रखा है, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। बिल्कुल गलत है, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। कोई सा बांध जो है वो पेयजल के लिए भी बनाया गया है, कोई सा जो है बिजली उत्पादन के लिए भी बनाया गया है, सिंचाई के लिए भी है। तो चंबल नदी का जल जो है वो सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए और पेयजल के लिए सबके लिए काम में लिया जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। कल की क्लास में हम जितनी भी नदियों के उद्गम स्थल पूछे हैं वो मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगी, और जो जितने भी सुमेलित, असुमेलित और त्रिवेणी संगम या फिर मतलब सुमेलित करने वाले जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं मैं उनको एक ही पेज में दूंगी आपको, सबको अलग अलग नहीं। सारी जितने भी नदियाँ, ये उद्गम स्थल, नदियाँ जिनकी सहायक नदियाँ, त्रिवेणी संगम, मतलब जो जहाँ पर भी सुमेलित वाले क्वेश्चन बने उनको सबको मैं एक पेज में करके दूंगी। तो कल की क्लास जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको मतलब टॉपिक आपके आंखों के सामने तैरेगा कि हमें पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें याद रखनी है। और इस बार मैंने पिछले जो टॉपिक करवाए उसमें मैंने मतलब जो सही चीज़ें करके दी है, यानी कि सुमेलित करवाने में मैंने उसमें सही ऐड करके दिया है। वो होता है ना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैंने उसमें सुमेलित करके फिर आपको बताया, रिवीजन करवाया। लेकिन इस बार मैंने एज इट इज़ रखा है ताकि पढ़ते वक्त में हमारा खुद का माइंड जो है वो ट्रिगर करे कि नहीं यार ये चीज़ गलत है। कौन सी नदी है जहाँ पर RSM-SSB बार बार उसमें गलत ऑप्शन डालती हैं, उस पर भी जो है हमारा ध्यान जाए, इसलिए मैंने इस बार एज इट इज़ रखा है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें,
कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।